क्या बात है? किसका फोन है? बाबा किसका फोन है? फोन था। रॉन्ग नंबर होगा। चलिए छोड़े, देर हो रही है। देर तो हो गई, बहुत देर हो गई तो काफी वक्त है। वक्त तो था, लेकिन चले गए दोनों। कौन? अस्पताल से फोन था। अकबर मियाँ कह रहे थे कि दोनों बच्चों को एयरपोर्ट पर छोड़ कर जाते हुए कार की टक्कर हो गई, बिल्कुल तबाह हो गई। किसकी बात कर रहे हैं आप? फरीदा बीबी और राहिल मियाँ की। गलत सुना होगा आपने। आपको कम सुनाई देता है, कुछ का कुछ सुन लेते हैं आप। मत उठाया करें कोई फोन, मत सुना करें बातें। जुबी, जुबी। जी बीबी। यहाँ अकेली क्यों बैठी हूँ अंधेरे में? पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। मगर अंधेरे में तो नहीं बैठना चाहिए ना बेटा। ये सलामत कहाँ मर गया है? आज घर की बत्तियां क्यों नहीं जलाई इसने? अरे न मुंह धोया न कंघी की। बीबी मैं कौन सा बार बार मुंह धोती हूँ या कंघी करती हूँ? आपको तो पता ही है मैं कितनी काहिल हूँ। पता है बेटा मुझे, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना तब से इस घर में हूं। एक जमाना हो गया है। मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? जब बड़ी बेगम साहब का इंतकाल हुआ तब तुम दोनों मेरे साथ ही सोया करती थी। सारी रात कमरे की बत्ती जलती रहती थी। फिर जब फरी की शादी हुई और बड़े साहब इस दुनिया से चले गए तब तुम समझदार हो गई थी। तब भी 4 साल तक सारे घर की बत्तियां जलती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा टल गया है। मगर अब फिर सारी बत्तियां बुझ गई हैं। मैं भी तुम्हारी तरह सर पकड़ के एक कोने में बैठ गई थी, जैसे कमर ही टूट गई हो। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मगर फिर मैंने सोचा मैं भी कितनी पागल हूं। मेरे पास तो अब भी बहुत उजाला है। तुम हो, ज़ारा है, सनिया है। तुम सबकी रोशनी अब भी बहुत है मेरे बुढ़ापे के लिए, है ना बेटा? हाँ बीबी। अच्छा चलो मैं खाना लगवाती हूँ, तुम उन दोनों को बुलवाओ। हाँ, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे ना तो अच्छा होगा। अम्मी, अबू, दादा, दादा,
क्या हुआ ज़ारा? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बेटा मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम बोलती क्यों नहीं हो? तुम इतना चुप रहती हो ना तो मुझे डर लगने लगता है। सनिया प्लीज। मुझे तंग मत करो, मैं नहीं बात करना चाहती किसी से। तुम ऐसा करोगी तो फिर मैं क्या करूंगी? तो मत बोलो, क्या जरूरत है बोलने की? कौन सुन रहा है? जी मेरा भी यही चाहता कि मैं सारे जमाने को धक्के दे के दूर फेंक दूं, सारी जबानों पर ताले डाल दूं, ताकि ना कोई बोल सके ना कोई देख सके। मगर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बुज़दिल हूं। मैं बाबा का दिल नहीं दुखा सकती, बीवी को दुख नहीं दे सकती, आनी को हर्ट नहीं कर सकती। मगर मेरा जी चाहता है मैं जमाने को अच्छी तरह हर्ट करूं, इतना हर्ट करूं, इतना हर्ट करूं जितना हम हुए। मगर इसमें और लोगों का क्या कसूर है? कसूर तो उनका है जो हमसे मिले बगैर चले गए। उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बेईमानी की। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर ऐसा हो कि हम आपस में बातचीत कर लिया करें तो ना इतनी घबराहट हो ना इतना सन्नाटा, है ना? अच्छी नहीं लगी बात? ना भी लगी हो लेकिन करनी तो है। सुना तुमने? वरना मैं तुम दोनों का हशर कर दूंगी। चलो उठो, तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। खबरदार जब तुमने मना किया तो 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। मैं तैयार होकर आती हूँ। चलो उठो। ये भी वकील साहब आए, कह रहे हैं कि आपसे बात करनी है। मुझसे? जी हाँ। उनको बिठाओ, हम आते हैं। अच्छा जी। अकबर साहब आए हैं, तुम दोनों ड्राइंग रूम में आ जाओ। हम? क्यों? आनी प्लीज, मैं कहीं किसी के पास नहीं जाऊंगी। वो तुम दोनों से कुछ बात ही करना चाहते हैं। हमने नहीं सुनना, उनसे क्या, उन्होंने जो कुछ कहना है वो आपसे कह दें। कोई हरज नहीं है सुनने में, वो इतनी दूर से इसीलिए तो आए हैं। प्लीज आनी, आप उनसे कह दीजिए कि हमें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि हमें क्या मिला है और क्या नहीं। हमने नहीं सुनना। मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन जिस तरह वो सब कुछ सुनने में तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, मुझे भी नहीं है। और शायद अकबर साहब को भी वो सब कुछ बताना बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, उन्हें हम किसी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये फाइलें देख लें। मैं जानता था मगर इतना अंदाजा मुझे नहीं था। तो इसका मतलब है कि आप ठीक समझिए, ये घर और इसकी बेशतर चीजें कर्ज में निकल जाएंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? भाई इतने मशहूर फिल्म स्टार थे, 50 से ज्यादा उनके पास फिल्में थी, ये किस तरह मुमकिन है? फिल्म लाइन अजीब जगह है। यहाँ जो कुछ नजर आता है वो अक्सर होता नहीं है, और रुपया जिस तेजी से आता है उसी तेजी से चला भी जाता है। आमदनी चाहे कुछ हो, खर्च चौगने होते हैं। लेकिन इतना कर्ज इस तरह हुआ कि जितनी फिल्में उनके पास थी उस पर उन्होंने पहले ही कर्ज ले रखा था इस घर के लिए, और घर ऐसा बनाना चाहते थे जैसा उन्होंने सोच रखा था।
जाहिर है इस किस्म का घर बनना आसान ना था, पर बेशुमार रुपया खर्च हुआ और वो अपने शौक की तकमील के लिए खर्च करते चले गए। लेकिन अब क्या होगा? जाहिर है 25 लाख का कर्ज उतारना मुमकिन नहीं। जफर साहब जिन्होंने मकान बनवाया वो राहिल साहब के बहुत गहरे दोस्त थे और लाखों का कर्ज तो उन्हीं का है इस मकान पर। बेहतर यह है कि आप ये मकान उन्हें वापस कर दें। मकान वापस कर दें? अकबर साहब, 25 लाख हो 20 लाख हो कुछ भी हो, ये घर अब्बू ने बनवाया था और उन्हीं का रहेगा। ऐसा करते हैं, कराची चलते हैं। कराची क्यों? मैं जो जा रही हूँ, तुम दोनों भी चलो। आप क्यों जा रही हैं? बहुत से काम है। फिर मैं सोचती हूँ कि यहाँ रहने से फायदा क्या, तीनों चलकर वहीं रहते हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो तुम दोनों से भी गई गुजरी हूँ। सारी जिंदगी ना कुछ जमा किया ना रखा, और अगर जमा भी करती तो 20 लाख रुपए इस उम्र में जमा करना नामुमकिन था। तो कराची चलते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है, जिंदगी अच्छी भली गुजर जाएगी, तीनों मिलकर रहेंगे। और घर का क्या होगा? घर इतना अहम नहीं होता, लोग अहम होते हैं। लोग अगर चले जाएं तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर घर चला जाए तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरा घर अपना हो जाता है। बात घर की नहीं है, अम्मी और अब्बू के घर की है, और ये घर किसी और का नहीं हो सकता। तो फिर हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? मैं अंकल जफर से बात करूंगी, वो अब्बू के दोस्त हैं, इतने अरसे से हमें जानते हैं, कुछ तो ख्याल करेंगे। और सुनाओ, तुम्हारी पेंटिंग का क्या हाल है? कुछ कर रही हो या नहीं? देखो बेटे, अपना ख्याल रखा करो, बहुत कमजोर होती जा रही हो। तुम्हारी आंटी बता रही थी कि तुम कुछ खाती नहीं हो। यह गलत बात है। जिंदगी और मौत खुदा की तरफ से होती है, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। बस इख्तियार इतना कि रो धोकर बैठ रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी खत्म करने का फिर भी इख्तियार नहीं। अंकल, अकबर साहब कह रहे थे कि हमारे मकान पर आपका बहुत कर्ज है, इसकी वजह से शायद वो मकान हमारा ना रहे, आप वापस ले लेंगे। मुझे अफसोस होगा, लेकिन कोई चारा नहीं है। 20 लाख तो सिर्फ मेरे हैं, बाकी रुपया दूसरे प्रोड्यूसर्स का है, वो भी अदा करना होगा। अच्छा है, जितनी जल्दी अदा हो जाए उसकी रूह को सुकून मिलेगा। अंकल, अब्बू ने वो मकान अपना डिजाइन देकर अपनी खुशी के लिए बनवाया था। क्वाइट राइट। और यकीन करो, मैंने राहिल को उसी जमाने में कहा था कि इस जमाने में ये लाल कला मत बनवाओ, रुपया इसमें ऐसे लगता चला जाता है जैसे कुएं में जा रहा हो। अंकल, मैं नहीं चाहती कि मेरे अब्बू के ख्वाब इतनी जल्दी टूट जाएं। मगर क्या हो सकता है? हम कोशिश करेंगे कि ये कर्ज उतार दें। 20 लाख कैसे? मैं कुछ करूंगी। तुम बच्ची हो, क्या कर सकती हो? और क्यों करती हो इतनी मेहनत? इतना बड़ा घर रखकर क्या करोगी? किसी भी छोटे से घर में तुम रह सकती हो। अंकल, ये हमारा घर है। आई नो डार्लिंग, बट देयर इज नो वे आउट। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। उनके अचानक चले जाने से हम तो कौड़ी कौड़ी को मोहताज होकर रह गए। 10 बरस तक भी ये नुकसान पूरा नहीं होगा। खैर, ये तो पैसे की बात है। वैसे आदमी का जो नुकसान हुआ है ना, वो तो कोई दूसरा आदमी पूरा कर ही नहीं सकता। हाँ,
कैसे सोने के आदमी थे। आप अपने मकान की बात करती हैं, हमें तो लगता है कि हमारे मकान के साथ साथ बर्तन भांडे भी बिकेंगे सारे। वैसे भी आप दोनों इतने बड़े घर में अकेली नहीं रह सकते। अखराजात के अलावा भी 10,000 तरह की परेशानी हो सकती है। मेरी मानिए तो आप अपनी आंटी के साथ कराची चली जाइए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने अब्बू के घर में रहूंगी। आनी, ज़ारा सही कह रही है। खाक धूल सही कह रही है। ज़ारा का दिमाग चल गया और तुम्हारा भी, लेकिन मेरा दिमाग अभी दुरुस्त है, इसीलिए मैं तुम दोनों को कराची लेके जा रही। खबरदार जब कोई बीच में बोला तो बस अगले हफ्ते हम चले जाएंगे यहां से सब कुछ निपटा कर। आपका मतलब है ये घर बेचकर? बेचने का क्या सवाल, ये घर अपना है ही कब जो बिकेगा। बस कर्ज के कागज वापस ले लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता। सारा बस करो, बहुत हो गया। एक हफ्ते से ये बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। जहां जहां तुम जा सकती थी गई, जिन जिनसे तुमने बातें करनी थी कर ली, अब कुछ नहीं रहा है। सब के सब खुद गर्ज और जलील लोग थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़फ़र अंकल इतना बदल जाएंगे। कितना प्यार करते थे, हफ्ते में कोई 4 मरतबा आते थे, घंटों बैठे रहते थे। आई एडमायर यू ज़ारा, तुम इस सदी की सबसे बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। भाई राहील, तुम ज़ारा को यूरोप भेजो, इसे आर्ट सीखना चाहिए। अगर तुम नहीं भेजोगे तो मैं भेजूंगा अपनी भतीजी को, स्टूडियो बनाऊंगा इसके लिए शानदार सा। विश कहीं से मेरे पास 20 लाख रुपए आ जाए तो मैं उनके मुंह पे मार दूं। हम ऐसा ही करेंगे, फिक्र मत करो। सुनो, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें मैं भी कर सकती और मेरे ख्याल में तुम दोनों से बहुत बेहतर कर सकती, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूंगी कि ये वक्त इन बातों को ज़ाय करने का नहीं। आनी, आप कुछ भी कहें, हम ये घर उनके हवाले बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हारे अम्मी और अब्बू इस घर में कितना अरसे रहे थे? थोड़ी अरसा तो रहे थे। बात रहने की नहीं है, ये घर अब्बू के ख्वाबों की ताबीर है। बड़ी जिद्दोजहद के बाद बनाया है उन्होंने। हम इसे इस तरह किसी के हवाले नहीं कर सकते। क्या कर लोगी तुम? कोशिश तो तुमने बहुत की। कोई ना कोई तो तरीका होगा इसको बचाने का। मैं जुमे की बुकिंग करा रही हूं। मैं नहीं जाऊंगी। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या मतलब है मैं नहीं जा रही, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे? तुम्हें हर हाल में मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं अब इस मौजू पे कोई बात सुनने को तैयार नहीं। पहले ही नहीं सुनना चाहिए थी, बेवकूफी थी मेरी। आप ये सब बातें इसलिए कह रही हैं कि जो लोग मारे गए वो आपके माँ बाप नहीं थे। ज़ारा, आनी, आप समझती हैं कि हमें इस पत्थर के घर से दिलचस्पी है, मगर आप सोच भी नहीं सकती कि घर हमारे लिए क्या है। आनी, आपको कोई हक नहीं है हमें यहाँ से जबरदस्ती ले जाने का। ज़ारा, अगर आप कराची जाने की बात करेंगी तो मैं नहीं सुनूंगी। ज़ारा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। या आप बेवकूफ़ी की बातें इसे इसलिए कह रही हैं कि जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं वो आप कभी नहीं कर सकती। ठहरो ज़ारा, ज़ारा, जो तुम आज महसूस कर रही हो वो मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उस वक्त 8 बरस की बच्ची थी, अकेली थी। मेरी बहन उससे बहुत दूर थी और तुम्हारी तरह मेरी कोई बहन मेरे साथ साया की तरह नहीं रह सकती थी। इसीलिए मुझे हॉस्टल भेज दिया, जहां मैं बरसों रातों को तकिए में मुँह छुपा कर रोती रही हूँ। मेरा भी घर था, लेकिन जहां मैं भी नहीं जा सकती थी। मैंने भी गैरों को अपने घर में रहते देखा है, लेकिन ये सब किसी इंसान ने मेरे साथ नहीं किया था। ये तकदीर के फैसले, और तकदीर के फैसलों के आगे अगर हम चाहें भी तो सर नहीं उठा सकते। आज जिसकी मौत पर तुम चीख सकती हो, चिल्ला सकती हो, वो मेरी बहन थी।
दुनिया में मेरा वाहिद रिश्ता, लेकिन मैं तो उसकी मौत पर रो भी नहीं सकी हूं। इसलिए कि मुझे उसके दोनों बच्चों के आंसू पोंछने से फुर्सत नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कुछ नहीं गया। मेरा तुमसे ज्यादा नुकसान हुआ। तुम्हारे लिए तो मैं मौजूद हूं, लेकिन मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं। और जाहिर है ये बात मैं अपने सिवा किसी को बता भी तो नहीं सकती। अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी लाइट चली गई। भाई तो इसमें शोर मचाने की क्या बात है? बात ये है कि मैं तैयार कैसे होंगी? अब्बू के प्रीमियर पे जाना है, इतने सारे लोग होंगे वहां। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बत्ती आ गई है और आप कोई फिल्म की हीरोइन नहीं है जो आपको देखेंगे सब। अरे वाह, कैसे नहीं देखेंगे? जब मैं अब्बू के साथ इस तरह दाखिल होंगी ना तो हजारों लोगों की नजरें मुझ पर होंगी, और वही हजारों लोग कह रहे होंगे पता नहीं हमने किसकी शक्ल देख लिया। पूरा हफ्ता हमारा किस तरह से गुजरा। बड़ी फजूल हो तुम। मैं अंधेरे में मेकअप कैसे करती? मेकअप करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। नहीं, तुम वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। सच्ची? आईना देख लो। अरे जरा तुमने कानों में कुछ नहीं पहना? मुझे तो माफ कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे पहन लो चंदा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। कमाल की बात है, मैं कुछ करती हूँ तो सारे डांटते और आप इसे खुद कह रही है कि पहनो। अच्छा भाई लड़ाई मत करो, जल्दी करो। आप तैयार हो गए? जी जनाब। अरे वाह, अरे वाह, अब वहां क्या जाना, यहीं इतने सितारे चमक रहे हैं। बस संभालो मुझे, मैं तो बेहोश होने लगा हूँ। सच्ची अब्बू? भाई कुछ नजर की दुआ पढ़कर फूंक दें, कहीं नजर न लगे मेरे आशियाने को। अरे वाह वाह, कमाल हो गया। ये मेरी बेटी ने तस्वीर बनाई है। अच्छी है ना अब्बू? बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं बना सकता हूँ। पर जरा थोड़ी सी गंदी हो गई है। कहाँ गंदी हुई है, ये तो बहुत प्यारी तस्वीर है। मैं इसे फ्रेम करके अपने कमरे में लगवाऊंगा। वैसे बेटा ये कौन कौन है? ये अम्मी है, ये जो है अब्बू है, और ये सनिया है। भाई वाह 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 वाह, कैसे फर्स्ट क्लास अम्मी अब्बू बनाए हैं तुमने। मैं इतनी खुश हूँ, यू आर रियली फैंटास्टिक माय लव।
देखो भाई, किसी का कमरा बने या ना बने, लेकिन सबसे पहले हमारी ज़ारा बेटी का स्टूडियो बनेगा। अरे तुम देखना तो सही, तुम्हारा अंकल कैसा शानदार स्टूडियो बनवाता है तुम्हारे लिए। अभी तो मैंने इसी कमरे को स्टूडियो बना दिया है, लेकिन बाद में बेसमेंट में ऐसा स्टूडियो और वर्कशॉप बनवाऊंगा कि पूरे मुल्क में नहीं होगा किसी के पास। टाइम क्या हुए? 10 बज गए। कहाँ जा रही हो? अब उठ गई हो तो नीचे नाश्ते पर चली जाओ, आनी इंतजार कर रही है। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या मतलब? जहाँ जा रही हो वहाँ का कोई नाम है? नाम तो है, मगर ऐसा नहीं जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओ। मेरी खुशी को चूल्हे में डालो। तुम दुनिया का कोई भी नाम लोगे ना तो मैं खुश नहीं होंगी, लेकिन तुम मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। सोच रही हूँ एक दरवाजे पर और दस्तक दे लूं। खबरदार, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। इतने दरवाजों पे दस्तक दे चुकी हूँ कि अब एहसास ही बाकी नहीं रहा। सोचती हूँ एक और को आजमा लो। कोई जरूरत नहीं है किसी को आजमाने की। सुनो, इस तरह लोगों को आजमा कर उनके असल चेहरे देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हो रहा है। याद है बचपन में जब हम अपने टूटे फूटे खिलौने खिड़की से बाहर फेंक देते तो कितना इत्मीनान होता था। बिल्कुल वही कैफियत है। मेरा जी चाहता मैं इन सबको कत्ल कर दूं जिन्होंने तुम्हें मना किया है। मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आता था, खून खौल जाता था, मगर अब लगता है ये सब कुछ किसी और के साथ हो रहा है। लेकिन आखिर तुम जा कहाँ रही हो? ये मैं आकर बताऊंगी। इंसानों की आजमाइश पे निकली हूं तो अपने को भी आजमा लो। मुझे बुलाया था जी? हाँ सलामत, बैठो। मैंने सोचा है कि अब हम यहाँ से चले जाएं। इतने बड़े घर में दोनों अकेले कैसे रहेंगी? ना जी, जब तक हम इधर अकेले कैसे होंगे? साहब के बाद तो खुदा पाक की कसम हमने घर के बाहर कदम नहीं रखा। पहले की बात और थी, थोड़ी देर बाद घुमा फिरी कर लिया करते थे तो बीबी फौरन फूंक दिया करती थी बेगम साहब कान में, मगर अब तो बेबी लोग के लिए जान हाजिर है। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। मुझे पता है कि तुम कितना ख्याल रखते हो, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं लड़कियों को अपने साथ ले जाऊंगी। मैं भी तो साथ जाऊंगा जी। हाँ हाँ, जब तुम कराची आओगे तो हमसे जरूर मिलना, बहुत खुशी होगी मिलकर। आपका मतलब है कि? नहीं जी नहीं, ये आप कैसी बातें कह रही हैं? क्या बकबक कर रहा है? तुझे कितनी दफा कहा है कि तमीज से बात किया कर। और क्या, बीबी की भी छुट्टी हो जाएगी अब? क्या कहा? क्या कहा? कम वक्त तू मेरी यहाँ से छुट्टी कराएगा, मैं तेरी दुनिया से छुट्टी करा दूंगी। क्यों? आपकी छुट्टी क्यों नहीं हो सकती? मेरी क्यों हो सकती है? सलामत, सुनो तो सही। अरे बेटा, मैं इसको सुनाती हूँ। मेरी किस लिए छुट्टी नहीं हो सकती? ये मेरा घर है, 35 साल से मैं यहाँ हूँ। इन दोनों बच्चों को मैंने अपने हाथों से पाला है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पहले आप पैदा हो गई थी, मैं भी जो बड़ा होता तो यही होता। सलामत, समझने की कोशिश करो। जी मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। अब हालात बदल गए हैं। तो बस मेरे हालात बदल गए। आप देख लीजिएगा, मेरे बगैर ना ज़ारा बीबी रहेंगी और ना सनिया बीबी, क्योंकि इन दोनों के बाहर के काम मैं ही तो करता हूँ। हाँ हाँ, तेरे बगैर तो दुनिया नहीं चल सकती। किसी घड़ियाल की औलाद है, तू ही चलाएगा सबको। दीदी, सलामत वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। अरे बेटा, मजबूरी तो है, लेकिन इसकी समझ हो तो इसकी समझ में आए ना। हाँ हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, गैर हूँ सबके लिए। सलामत प्लीज। दीदी, आप इस तरह ना कहें। बीबी कोई नहीं निकाला, ना काम करती ना कुछ। खबरदार खबरदार, जो मेरा नाम लिया हो तो मेरा नाम क्यों लेती हो? आनी, सलामत को कौन निकाल रहे? मैंने सोचा था कि अब हम कराची जा रहे हैं तो मेरा मतलब है कि वहां सब कैसे रहेंगे। मगर कराची कौन जा रहा है? ना ज़ारा ना मैं। अच्छा, इसका फैसला बाद में हो जाएगा। ज़ारा कहाँ है? ज़ारा पता नहीं कहाँ गई है। सुबह को गई थी और अब तक वापस ही नहीं आई। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू। फरमाइए। मुझे कुछ काम था आपसे, पर्सनल। मुझसे? माफ़ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं। आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना कि इससे पहले आपने मुझे देखा नहीं है, मगर आप मुझे जानते ज़रूर हैं। मैं ज़ारा अहमद हूँ, फिल्म स्टार राहील की बेटी। ओह, आप? जी, मैंने सुना है कि आपने मुझसे शादी की ख्वाहिश की थी। जी।
मुझसे मिले बगैर? मैंने आपको एक पार्टी में देखा था काफी अर्सा पहले, मिस्टर समदानी के घर। आपके वालिदैन का हादसे का सुन के बहुत अफसोस हुआ था मुझे। मैं आपसे मिलने का बहुत ख्वाहिशमंद था। एक दो बार आपके घर भी गया, लेकिन आप नहीं मिली। फिर आपने शायद मना कर दिया। जी मैं यही बताने आई हूँ कि अब मैं राजी हूँ। जी अब हम अकेले रह गए और हमारे हालात भी बदल गए। आप चुप हो गए? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि ये तो मेरी इंतहाई खुशनसीबी है, लेकिन सुनिए, अभी जवाब मत दीजिए, सोच लीजिए। कल शाम घर आकर बताइएगा। कल शाम? जी कल शाम 6 बजे मैं इंतज़ार करूँगी। आप रुकिए तो। जी नहीं, मुझे घर जाना है। वहाँ किसी को मालूम नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं आपको छोड़ दूंगा। शुक्रिया, मैं जिस तरह आई थी उसी तरह चली जाऊंगी। हेलो आनी, कहाँ से आ रही हो? मैं जरा सैर को गई थी। आई एम नॉट अ फूल ज़ारा अहमद, प्लीज स्टॉप इट। आई एम सॉरी। सुनो ज़ारा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। नॉट अगेन, फिर कभी सही। मैं वो बात नहीं कर रही। आनी, मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, प्लीज। फिर तुम कुनूतियों की तरह बैठी हो। जहर लग रही हो मुझे, जैसे दरख्त पर कोई उदास उल्लू लटक रहा हो। आनी, आप ज़ारा को समझा लें, वो बिल्कुल बदल गई है, बहुत खुफिया हो गई है। क्या किया है उसने? पहले हर बात मुझे बताती थी, अब बिल्कुल नहीं बताती। कोई बात ही नहीं करती, बहुत कम बोलती है। कोई हर्ज नहीं कम बोलने में, और तुम भी कम बोला करो। खैर छोड़ो, आज मुझे एक बहुत ब्राइट आइडिया है। मैं तो हैरान हूं कि इससे पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। बस अब मसला हल हो जाएगा। कैसे? मसला कैसे हल हो जाएगा? भाई मसला सिर्फ इतना ही सा है ना कि अगर हमारे पास 10-20 लाख रुपए हों तो हमारी जिंदगी इस तरह कलाबाजियां ना खाती फिरे। आनी, ये जरा सी बात है। 20 लाख रुपए, ऐसे लगता है जैसे कोई कहे कि आसमान से सूरज उतार लो। ओफो, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या बोली जा रही हो? बस अब तुम बिल्कुल चुप बैठोगी। हाँ सुनो, मैंने ये सोचा है कि मेरा पुराना सा जो तकियानुसी कब्र मसीह का जो घर है ना, मैं इसको बेच देती हूँ। शर्त या 10-12 लाख रुपए तो उसकी मिल जाएंगे। बाकी रहा और पैसों का मसला, तो जो मेरे भारी भारी बेतुके से गाय भैंसों वाले जेवर है ना बैंक में पड़े हुए, उन्हें भी बेच देती हूँ। वो भी दुआएं देंगे, चलो सवारत लगे। नहीं आनी, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं होगा। बकवास नहीं करो, इतना तो ब्राइट आइडिया है। आप ज़ारा से ये बात कहे ना तो देखें क्या जवाब देती है। अच्छा, तो मैं गैर हूं, अलग हूं। नहीं आनी, ये बात नहीं है, लेकिन एक घर को बचाने के लिए एक और घर बेच दें, अच्छा नहीं लगता। एक का दुख ही काफी है। बेटा चाय पियोगी? हाँ बेबी, बना ले। आनी, ज़ारा को बुलाए ना, उसे क्या हो गया? उसे कुछ नहीं हुआ, अभी आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जी चाहता है कि कोई आवाज सुनाई ना दे, किसी की सूरत नजर ना आए, वक्त और माहौल सबसे बेनियाज हो जाए। ज़ारा का भी यही हाल है। अगर वो खुद अपने आप से समझौता करेगी तो इस कैफियत से निकल आएगी, लेकिन अगर हमने उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो फिर वो कभी नहीं निकल सकेगी।
आनी, अंकल अकबर को कल बुला लीजिए। मैंने फैसला कर लिया, हम लोग कराची जाएंगे। अब्बू, आई एम सॉरी। आपने कहा था कि ऐसा होता है कि वक्त का कोई लम्हा तकदीर के फैसले की घड़ी होता है, जिसकी इज्जत में आए हुए लोग उसी फैसले के पाबंद हो जाते हैं। तो जिस घड़ी इस रोज हम अपने घर से निकले थे, वो हमारी तकदीर के फैसले की घड़ी थी। और आपने ये भी कहा था कि ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम जो चुप होकर बैठ जाती हो, कोई फैसला नहीं करती हो, इससे तुम जिंदगी में बड़े नुकसान उठाओगी। ऐसा मत करना, फैसला करना, फिर इस पर डटे रहना। तो मैंने फैसला कर लिया।